हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मैं प्रोफेसर ताराचंद निमजे आपके सामने सबसे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं जो आप में से 10th पास आउट हो चुके हैं या आप में से 10th पास आउट होने वाले हैं। आज 10th पास आउट होने के बाद आप में से कई सारे बच्चों के माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आए होंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपकी जो सिचुएशन इस समय है वो ऐसी है कि जैसे अंडे में से निकली हुई मुर्गी की एक छोटा सा बच्चा, वैसी आपकी कोई पोजीशन है। जैसे वो फड़फड़ाती है ना, तो वैसे ही आप 10th पास आउट होने के बाद फिलहाल फड़फड़ा रहे और ये सोच रहे हैं कि इधर जाऊं उधर जाऊं या इधर जाऊं। तो आपके इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए मैं और मेरी टीम आज आपके सामने आए हैं। अब आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस होंगे 10th पास आउट होने के बाद कि सर अब आगे क्या, तो अब आगे क्या, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपके सामने हूं। तो सबसे पहले दोस्तों 10th पास आउट होने के बाद आपके सामने आफ्टर 10th 3 स्ट्रीम्स खुलते हैं खास करके, जिसमें से एक है साइंस, सेकंड वन इज कॉमर्स एंड थर्ड इज आर्ट्स। अच्छा, साइंस और आर्ट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो साइंस और आर्ट्स के लिए हमारा अलग से सेमिनार का एक वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है जिसे आप अलग से देख सकते हो। आज मैं और मेरी टीम जो आपके सामने आए हैं वो खास करके कॉमर्स के ऊपर सेमिनार देने के लिए आए हैं। तो बात करते हैं कॉमर्स की। अगर कॉमर्स में 11th-12th आपको करना है तो आप दोस्तों 11th प्लस 12th आइदर स्टेट बोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर स्टेट बोर्ड के थ्रू, अगर मैं सर इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो मुझे डिफरेंस बताइए सर। तो डिफरेंस ये है कि सेंट्रल बोर्ड का जो सिलेबस कंटेंट्स है वो थोड़ा सा वास्ट है और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ी हाई है, और स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस कंटेंट है वो थोड़ा सा कम है और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ी हल्की है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि स्टेट बोर्ड अगर मैं इलेक्ट करूं तो वो बहुत ही खराब सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप मत रखिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये माइंड में आएगा कि सर 11th प्लस 12th कॉमर्स मैंने स्टेट बोर्ड में करना चाहिए कि सेंट्रल बोर्ड में। तो वो बच्चे जो स्टेट बोर्ड से 10th पास आउट हुए हैं उनके लिए ये एडवाइजेबल रहेगा कि वो स्टेट बोर्ड से ही 11th प्लस 12th को कंटिन्यू करें, चाहे उनका स्कोर 95% हो, 90 हो, 70 हो, 50% हो, 40% हो, वॉट एवर बी द स्कोर आपके जो भी होंगे, आपने 11th प्लस 12th आपने स्टेट बोर्ड में ही कंटिन्यू करना चाहिए अगर आपका 10th स्टेट बोर्ड के थ्रू हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आपका 10th सेंट्रल बोर्ड के थ्रू हुआ है, सीबीएसई के थ्रू हुआ है, तो मेरा यह एडवाइस रहेगा फ्रेंड्स कि आप सीबीएसई में ही 11th 12th कंटिन्यू करो। हाँ, लेकिन अगर आपका स्कोर कम आया था 10th में, जैसे कि 50%, 55, 60, 62, तो इन बच्चों को यह एडवाइजेबल रहेगा मेरी तरफ से कि वो अपना सेंट्रल बोर्ड यहां डिसकंटिन्यू करे 10th के बाद और 11th 12th अपना स्टेट बोर्ड के थ्रू कॉमर्स कंटिन्यू करे, क्योंकि उस लेवल का सिलेबस कंटेंट्स और उस लेवल का एग्जामिनेशन थोड़ा सा 50, 55, 60% वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि सर कॉमर्स में हमें क्या क्या एरियाज कवर करने को मिलेंगे, क्या क्या सिलेबस के कंटेंट्स मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों कॉमर्स ही आपके लाइफ में ना नया होता है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो आपको पता है साइंस में पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगी, बायोलॉजी मिलेगा, देन फिजिक्स मिलेगा। ये कॉमन सब्जेक्ट्स है जो आपने 10th तक के भी पढ़े और साइंस 11th 12th में भी आप कंटिन्यू करते हो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। लेकिन कॉमर्स एकदम नया होता है। ये क्वेश्चन आता है कि सर कॉमर्स में कौन कौन से सिलेबस कंटेंट्स होंगे, क्या एरिया कवर किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कॉमर्स में खास करके एरिया कवर होता है अकाउंटेंसी, देन मैनेजमेंट, देन लॉ, देन इकोनॉमिक्स और आगे चल के फाइनेंस एंड टैक्सेशन, आगे चल के, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि स्टेट बोर्ड अगर मैं इलेक्ट करूं तो स्टेट बोर्ड में मुझे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो स्टेट बोर्ड में मुझे पढ़ने के लिए सबसे पहले मिलेगा अकाउंटेंसी नाम का सब्जेक्ट। अगर आपको अकाउंटेंसी के बारे में समझना है, इसका मीनिंग देखना है, तो दोस्तों मेरा ही एक YouTube पे वीडियो आपको मिलेगा व्हाट इज अकाउंटेंसी के नाम से या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी के नाम से, आप उसको
आराम से देख सकते हो और मीनिंग को समझ सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस जो कि कंपनी लॉ का ही एक छोटा सा पार्ट है, तो इसे भी आप यहां पढ़ोगे। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझने को आपको यहां मिलेगा। और अगर आपको ओसी नहीं कर लेना है तो ओसी के ऑप्शन में कुछ बच्चों के लिए मैथ्स भी है। जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है ना बेटे, वो लोग एक काम करते हैं, ओसी नाम का सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स छोड़ के मैथ्स को इलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप मैथ्स सिलेक्ट करते हो तो एक बात की तैयारी रखिए कि मैथ्स की वजह से एक तो स्कोर बहुत बढ़ेगा या बहुत घटेगा, एक कुछ तो भी होगा। इस बात की आप तैयारी रखिए। हाँ, और मैथ्स लेते हो तो कहीं ना कहीं सीए कल जाके करने के लिए आपको एक मेंटल सपोर्ट मिलेगा। मेंटल, बस बोलने के लिए मेंटल सपोर्ट रहेगा कि यार मैथ्स में पढ़ के हूं, सीए में भी आपको एंट्रेंस लेवल पे मैथ्स मिलेगा ही मिलेगा, तो एक मेंटल प्रेशर आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये बता दूं कि मैथ्स जिन कॉलेज या स्कूल में नागपुर में है, ऐसे कॉलेज या स्कूल नागपुर में बहुत ही कम है दोस्तों। गिने चुने स्कूल्स आपको मिलेंगे, जैसे कि हमारा ही एक स्कूल संचेती पब्लिक स्कूल हिंदुस्तान कॉलोनी वर्धा रोड पे आपको मिलेगा। उसके बाद आदर्श विद्या मंदिर गांधीबाग आपको मिलेगा, जैसे कि हिस्लॉप कॉलेज नागपुर में मिलेगा। ऐसे गिने चुने कुछ स्कूल एंड कॉलेजेस है जहां मैथ्स नाम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद दो लैंग्वेज आपको मिलेंगे, जैसे कि कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी, दूसरा आइदर मराठी, हिंदी, संस्कृत या आईटी या सप्लीमेंट्री इंग्लिश। ऐसे 1+1 दो लैंग्वेज आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये ऐसे 6 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। यहां 5 दिख रहे होंगे, 1+1 दो लैंग्वेज है, यानी 600 मार्क्स का सिलेबस आपको 11th-12th स्टेट बोर्ड में मिलेगा। और 11th में भी ये सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे, 12th में भी सेम रहेंगे, चाहे आप स्टेट बोर्ड की बात करो या सेंट्रल बोर्ड की बात करो, सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे, रिपीटेटिव रहेंगे। सिर्फ सिलेबस का लेवल 11th में छोटा रहेगा, 12th में बड़ा रहेगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड की, सीबीएसई की। अगर मैं सीबीएसई में 11th और 12th इलेक्ट करूं तो मेरे सामने सब्जेक्ट आते हैं सेम, जैसे कि यहां अकाउंटेंसी था, यहां पे भी अकाउंटेंसी रहेगा, थोड़ा वास्ट डीप सिलेबस के साथ रहेगा। तो अकाउंटेंसी, दूसरा रहेगा इकोनॉमिक्स, तीसरा रहेगा बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज और कुछ नहीं है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इसी की मिलीजुली सरकार है। ठीक है, उसके बाद आईटी, मैथ्स, देन फिजिकल एजुकेशन। इनमें से जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो बच्चा मैथ्स लेता है, जिसको लगता है स्कोर को बढ़ाना है तो आईटी लेता है, या जिसको लगता है पढ़ाई नहीं करनी है ज्यादा तो फिजिकल एजुकेशन लेता है। ठीक है, उसके बाद एक कंपलसरी लैंग्वेज। ऐसे 500 मार्क्स के लिए आपको सीबीएसई मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सेंट्रल बोर्ड के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो मैं खास करके आपके सामने आया हूं ये सारे सिलेबस बताने के लिए, और ये कॉमर्स में क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है और कितना कमाने को मिलेगा, इन सब के आंसर देने के लिए आज मैं और मेरी टीम आपके सामने है। ठीक है, चलो अब 11th और 12th कॉमर्स आइदर स्टेट या सीबीएसई करने के बाद दोस्तों आपको लेनी पड़ेगी ग्रेजुएशन में एडमिशन। आफ्टर 12th मुझे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, ग्रेजुएशन करते समय दोस्तों आप ग्रेजुएशन आइदर बीकॉम में भी कर सकते, बीबीए में भी कर सकते या बीसीसीए में भी कर सकते। सर ये बीकॉम क्या है? तो बीकॉम इज अ बैचलर ऑफ कॉमर्स, इज अ डिग्री जहां आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, प्लस थियोरेटिकल सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट आपको बीकॉम में मिलेंगे। ठीक है, तो इज अ बेटर कॉम्बिनेशन। देन उसके बाद बीबीए इज अ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट प्लस कॉमर्स। तो एक बात रहेगा, बीबीए में न्यूमेरिकल्स आपको कम मिलेगा एज कंपेयर टू बीकॉम, इसलिए बहुत सारे बच्चे जिनको मैनेजमेंट और कल जाके एमबीए करना है तो वो बच्चे बीबीए इलेक्ट करते हैं ग्रेजुएशन के लिए। और जिनको प्लेन बीकॉम ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और ज्यादा पैसे में खर्चा नहीं करना है, ज्यादा खर्चा नहीं करना है
और जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत चाहिए वो बीकॉम को इलेक्ट करे। ठीक है, उसके बाद BCCA इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन कॉमर्स। तो दिस डिग्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमर्स प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस डिग्री को वही सिलेक्ट करे ग्रेजुएशन के लिए जिसका इंटरेस्ट खास करके कंप्यूटर में है। अदरवाइज आपको यहां जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसे लगता है कि कल जाके उसे MCA करना है या MCM नाम की डिग्री करनी है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट, तो ऐसे बच्चे ही यहां जाए। अच्छा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, आइदर MCOM, MBA, MCA, MCM इन फील्ड में। ठीक है, तो दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन को समझने के लिए आप हमारा 12th के बाद आफ्टर 12th वाला एक YouTube पे आपको हमारा सेमिनार मिलेगा, आप उसे भी देख सकते हैं, तो इसका डीप नॉलेज आपको मिलेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि कॉमर्स में क्या क्या पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। ये आपके डाउट्स यकीन रखता हूं कि आपके मैंने सॉल्व कर दिए होंगे। चलो उसके बाद चलते हैं कॉमर्स की। अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स में सबसे बड़ी डिग्री कौन सी होती है सर? क्या MCOM है, MBA है, ऐसी है क्या डिग्रियां, या फिर लॉ में LLB या LLM है, ऐसी डिग्रियां है क्या? तो मैं बता दूं दोस्तों, कॉमर्स में सबसे बड़ी डिग्री अगर कोई मानी गई है तो दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स या कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में, CA के कोर्स के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन CS का कोर्स जो है उसकी जानकारी आपको मेरे ही टीम मेंबर में से प्राची पालीवाल मैम देंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको करना है कोर्स, CA बनना है दोस्तों, तो CA सबसे पहले तो टफ डिग्री है, बहुत ज्यादा टफ डिग्री है। अच्छा, CA बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CA बनने के लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने भारत में बनाया हुआ है CA की एग्जाम कंडक्ट करने के लिए और एग्जाम पास होने के बाद CA का मेंबर बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि CA चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ प्रोफेशनल कोर्स, और प्रोफेशनल कोर्स ये कब शुरू होगा? तो आफ्टर पासिंग 12th। ठीक है, 12th के बाद इस प्रोफेशनल कोर्स को CA को आप कर सकते हो, जिसकी एग्जाम 3 लेवल पे ली जाती है, जिनमें से पहली लेवल होती है इज अ फाउंडेशन लेवल, देन इंटरमीडिएट, देन फाइनल, देन लास्ट में आपको एक आर्टिकलशिप भी करनी पड़ेगी। बोले तो किसी CA के पास, प्रैक्टिसिंग CA के पास जाके काम सीखना पड़ेगा। तो सर CA में कौन कौन से एरिया कवर किए जाते हैं, CA का काम क्या है? तो दोस्तों CA का काम होता है, सबसे पहला काम अकाउंटेंसी प्रिपेयर करना। सर व्हाट इज अकाउंटेंसी? मैंने बोला ना, यूट्यूब पे हमारा ही वीडियो मिलेगा जिससे आप देख सकते हो, उसका मतलब समझ सकते हैं। देन अकाउंटेंसी का सादा मतलब निकलता है हिसाब किताब मेंटेन करना, सादी भाषा में। 11th वाला 10th वाला बच्चा इतना ही समझे फिलहाल। ठीक है, उसके बाद अगला एरिया आपको मिलेगा CA में करते समय। CA का जो वर्किंग है उसमें सबसे पहले अकाउंटेंसी पार्ट आएगा, उसके वर्किंग में दूसरा पार्ट आएगा इज ऑडिटिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? तो ऑडिट का मतलब होता है इज वेरिफिकेशन या चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो हिसाब लिखने में आया उसे चेक करने का काम करेगा ऑडिटर। ऐसा क्यों लेकिन सर? क्योंकि दोस्तों ओनर कोई और होता है कंपनी के केस में, और मैनेजमेंट होता है किसी और, बोले तो डायरेक्टर्स के हाथों में। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड कि शेयर होल्डर्स जो कंपनी के ओनर्स है वो अपने कंपनी का हिसाब जो है उसका चेकिंग, बोले तो वेरिफिकेशन करवाए। तो वो वेरिफिकेशन कराने का काम दिया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंटेंसी मेंटेन करना, ऑडिट करना, किए हुए अकाउंटेंसी का ऑडिट करना, हिसाब का चेकिंग करना, उसके बाद टैक्स प्लानिंग करना, जिससे हमारे पास आए हुए क्लाइंट का टैक्स बर्डन कम हो जाए। तो इज अ टैक्स प्लानिंग, देन फाइनेंशियल एडवाइस, लीगल एडवाइस, कंपनी फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, ऐसे वर्किंग CA के पास खास करके आते हैं। अब अगर CA करना है तो 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, देन फाइनल। आर्टिकलशिप इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस।
ठीक है, जो कि कंपलसरी है। एक बात बता दूं, तो फाउंडेशन लेवल पे सर कौन से सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे? तो दोस्तों फाउंडेशन लेवल पे एकदम बेसिक लेवल के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि सेम जैसे 11 12 में आपने जो पढ़े ना, अकाउंटेंसी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, देन मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश, ऐसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और जो फाउंडेशन लेवल की एग्जाम होती है, वो फाउंडेशन लेवल की एग्जाम आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस सब्जेक्टिव पैटर्न में मिलेगी, यानी आंसर ड्राफ्ट भी करना पड़ेगा और एमसीक्यूज पैटर्न में भी 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज फाउंडेशन लेवल एग्जामिनेशन, जो 12th के बाद आपको फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ICAI के पास करना पड़ेगा। इसकी फर्दर जानकारी आपको हमारे आफ्टर 12th वाले सेमिनार में मिल जाएगी कि रजिस्ट्रेशन कब करना चाहिए, कौन सी डेट से पहले करना चाहिए। हाँ, इतना बता दूं कि जो एग्जाम होती है वो दोस्तों फाउंडेशन लेवल की एग्जाम साल में 2 बार होती है, साल में 2 बार। एक होती है नवंबर महीने में, दूसरी होती है मई के महीने में। ठीक है, तो 2 बार एग्जाम होती है साल भर में। आप फर्स्ट अटेम्प्ट निकल गए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर आर्टिकलशिप एंड कंप्लीशन ऑफ फाइनल, यू विल बी द मेंबर ऑफ ICAI। इंस्टीट्यूट के आप मेंबर बन जाएंगे और आपके सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे सबसे पहले आएगा प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस यानी क्या सर? तो सबसे पहले आपके सामने प्रैक्टिसिंग पार्ट आएगा। प्रैक्टिसिंग पार्ट यानी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद खुद का ऑफिस खोल के बैठ सकते। आपके ऑफिस में क्लाइंट आएगा अकाउंटिंग करवाने के लिए, टैक्स एडवाइस लेने के लिए, फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए, लीगल एडवाइस लेने के लिए। तो ऐसे क्लाइंट को हम क्या करेंगे? मदद करेंगे, टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, ऑडिट करवाने के लिए, अकाउंटिंग करा के देने के लिए। वो कंपनी भी हो सकती है या छोटा मोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस, जैसे डॉक्टर कैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है अपनी डॉक्टर की, तो वैसी ही प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। तो ये सबसे पहला ऑप्शन है, बहुत सारे लोग प्रैक्टिसिंग में जाते हैं। उसके बाद एज अ चीफ अकाउंटेंट इन अ कंपनी आप एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते, चीफ अकाउंटेंट के पोस्ट पे अपॉइंट हो सकते, या फिर उसके अलावा आप अदर जॉब जैसे कि अकाउंटेंट ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, लीगल एडवाइजर, फाइनेंस मैनेजर, डायरेक्टर, ऐसे कई सारे पोस्ट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद टीचर, आप टीचर भी बन सकते मेरे जैसे, है ना? तो ऐसे कई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहेंगे। तो दिस इज द चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिलेबस एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन, जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर पासिंग 12th। हाँ, ये बता दूं कि आइदर आप 12th आर्ट्स से हुए हो, कॉमर्स से हुए हो या साइंस से हुए हो, तीनों बच्चा इस डिग्री को ले सकता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर आप कॉमर्स से 11 12th हुए हो तो इसका सिलेबस 11 12th कॉमर्स के सिलेबस से काफी मैच होता है, तो एक मेंटल सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद दोस्तों ये मैंने अच्छे से आपको समझा के दिया कि क्या लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आप इलेक्ट करिए, आइदर स्टेट बोर्ड इलेक्ट करना चाहिए या सेंट्रल बोर्ड। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दे दिए। हाँ, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कंटिन्यू करोगे और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप बैंकिंग एग्जाम के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन सिविल सर्विसेज जैसे कि IAS, IES एंड IPS, ऐसे एग्जाम के लिए भी आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि डिफेंस सर्विसेज के लिए होती है, या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए होती है, ऑफिस मिनिस्ट्री के लिए होती है, तो ऐसे कई सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन के साथ, यहां आपकी लिविंग एंगेज नहीं होने वाली, टीसी एंगेज नहीं होने वाली, आपकी टीसी एंगेज 11 12th में होगी, बाद में ग्रेजुएशन में होगी। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आफ्टर 12th आप ये भी कर सकते हैं या ये नहीं करते हो, हाँ लेकिन ये करते हो तो मैं एक एडवाइस दूंगा कि बच्चों आप इनके क्लासेस लगाइए। क्लासेस लगाते हो तो सही गाइडेंस आपको मिलेगा और सही तरीके से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर पाओगे। ठीक है, हाँ, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप प्रोफेशनल कोर्स सीए भी कर सकते हो, क्योंकि सीए की डिग्री को लेते समय आपका टीसी लिविंग सर्टिफिकेट सीए इंस्टीट्यूट के पास कभी भी एंगेज नहीं होने वाला।
इज अ कोरोस्पोंडेंस कोर्स, जो कोरोस्पोंडेंस के थ्रू होता है। यानी इसके लिए आपको कहीं रोज कॉलेज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन सीए इंस्टीट्यूट के पास कराइए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके पास आपका रजिस्ट्रेशन करवाइए, एग्जाम फॉर्म भरिए, एग्जाम आएगी, आप एग्जाम दे दीजिए, पास हो गए, फिर से नेक्स्ट लेवल इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बुकलेट्स आते हैं। हाँ, प्राइवेट ट्यूशन लगाना अलाउड है। सीए फाउंडेशन की ट्यूशन हमारे गंधेज कॉमर्स क्लासेस वर्धमान नगर के ब्रांच में भी, क्या सारे ब्रांचेस में होती है। ठीक है, चलो, तो आशा करता हूं ये सारे कॉमर्स फील्ड आप समझ गए होंगे। बहुत बार 10th पास आउट होने के बाद बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि यार अब क्या करें, कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में पढ़ने को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, करियर क्या रहेगा, कमाने को कितना मिलेगा। तो यकीन करता हूं कि, आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ गया होगा। इसके साथ मैं इस सेमिनार को यहां रोकता हूं। आपके बाकी क्वेश्चंस, बाकी कोर्सेज के बारे में बताने के लिए आपके सामने मेरे बाकी टीम मेंबर्स आएंगे। प्राची पालीवाल मैम आपको सीएस कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बताएगी और एलएलबी जैसे डिग्री के बारे में बताएगी, और उसके अलावा मैनेजमेंट कोर्सेज जैसे कि फैशन डिजाइनिंग हो गया, या फिर एविएशन हो गया, या फिर ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गया, या फिर आप बात करेंगे उसके अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया। तो ऐसे कई सारे स्पेशल कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी प्रोफेसर केतकी जोशी मैम देंगे। ठीक है, तो हम यहां रुकते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स। हाय एवरीवन, दिस इज केतकी और आज हम लोग मैनेजमेंट कंसेप्ट्स को थोड़ा आज एक्सप्लोर करेंगे। कंसेप्ट्स को बट एज अ अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट। ठीक है, मतलब क्या कि भाई आपने ताराचंद सर जी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के बारे में तो जान ही लिया। अब हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन एज अ प्रोफेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एज अ एम्प्लॉयमेंट, वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। 10+2 मतलब 12th कंप्लीट करने के बाद अपने पास कुछ ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज है, कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस है जिसको आप अपने खुद के इंटरेस्ट और स्किल्स के साथ डेवलप कर सकते हैं। मेरे पास काफी सारे बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि मैम वी वांट टू डू होटल मैनेजमेंट, हमें टूर्स और ट्रैवल्स का बहुत शौक है, तो उसे हम कैसे हमारा करियर ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जानने के लिए आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसेप्ट, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट करियर ऑप्शन रहा है, दैट इज होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें जो मैनेजिंग करना है वो किसका करना है, होटल्स का करना है। लेकिन देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर इन अ मिसकंसेप्शन ऑफ इट कि हमें वेटर का काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, ऐसा सब कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इट इज अ डिग्री कोर्स आफ्टर 12th, तो 12th के बाद आप डायरेक्टली बैचलर डिग्री अचीव कर सकते हो इन दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रीम। तो आपके लिए डोर्स कैसे ओपन रहेंगे इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए होटल मैनेजमेंट ड्यूरेशन होता है इसका 3 years। जैसे हम बीबीए करते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह वी हैव अ बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट जो कि 3 साल के लिए होती है, और उसमें आपको बिना किसी स्पेशलाइजेशन के होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है वो सारे स्टडी करने का मौका मिलता है 3 years में। ठीक है, अब इसमें जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तब आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन आता है कि भाई आपको फूड एंड सर्विसेज में जाना है या अकोमोडेशन में जाना है। फूड और सर्विसेज मतलब क्या, खाना बनाना। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिन लोगों को खाना पकाने में, दूसरों को पकाने में नहीं, खाना पकाने में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, दैट इज देयर ओन स्किल्स। आप उस स्किल्स को वहां एक्सप्लोर कर सकते हो बाय टेकिंग अ मास्टर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन फूड एंड सर्विसेज। ठीक है,
वहां फिर आपको खाना पकाना करना है, शेफ होना है, फिर आपके डिशेस क्या होने चाहिए, वो सब डिसीजन आपके पीजी लेवल पे होंगे. बट यू कैन डू ग्रेजुएशन आफ्टर 12th इन होटल मैनेजमेंट. ठीक है. दूसरा स्पेशलाइजेशन आपको पीजी लेवल पे मिलता है अकोमोडेशन का. वहां पे आपको हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिखाया जाता है और अतिथि देवो भव वाला कंसेप्ट सिखाया जाता है. क्योंकि जब लोग अकोमोडेशन के लिए आते हैं तब वो एक्सपेक्टेड करते हैं कि वी नीड टू स्पेंड लेजर टाइम इन द होटल्स एज वेल एज इन द रिसोर्ट्स. तो आपका काम वहां क्या होगा? टू प्रोवाइड देम विद द सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, राइट, ताकि वो अपने लाइफ का लेजर टाइम वहां स्पेंड कर सके. मतलब कस्टमर अंदर आने से लेके उसके चेकआउट तक, चेक इन से लेके चेकआउट तक का पूरा तामझाम आपको यहाँ सीखना है. इसे कहते हैं अकोमोडेशन मैनेजमेंट. ठीक है. वी हैव दीज प्रोफेशनल कंसेप्ट्स इन होटल मैनेजमेंट, जो कि काफी सारे बच्चों को इसका नॉलेज नहीं होता. अब 12th के बाद अभी एंट्री लेनी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंट्रेंस टेस्ट आपको पास आउट करनी पड़ेगी, बराबर. तो एंट्रेंस एग्जाम इसकी होती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल और साल में एक बार होती है. बेसिकली दीज आर द एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज जो कंडक्ट करती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. लेकिन देर आर सर्टेन कॉलेजेस, ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं जो अपनी एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट करते हैं एंड उसका एलिजिबल क्राइटेरिया है 10+2 एंड यू हैव टू पास योर 12th क्लास 50%. ठीक है. 50% तो आराम से आप लोग ला ही सकते हो. और अगर आप में ये दो स्पेशलाइजेशन वाली स्किल्स है तो यू कैन गो फॉर होटल मैनेजमेंट विद बैचलर डिग्री ऑल्सो और मास्टर्स डिग्री ऑल्सो. ठीक है. अब मैडम जरूरी है क्या कि 3 साल होटल मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा तभी जाके आप मास्टर्स डिग्री ले सकते हो? नॉट कंपल्सरी. आप लोग बीबीए या बीकॉम करके भी होटल मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री ले सकते हो. बट अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज का स्पेशलाइजेशन चाहिए तो ओपिनियन ऐसा ही रहता है कि यू शुड गो विद द ग्रेजुएशन इन दैट फील्ड ओनली और बाद में फिर 2 साल का आपने स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, जिससे आपकी स्टडी क्या हो जाती है गाइस, पूरी कंप्लीट हो जाती है एंड यू कैन वर्क एज एन प्रोफेशनल. आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और किसी के अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो. बोथ ऑप्शन आपके लिए खुले हो जाएंगे. ठीक है. दिस विल ऑलवेज हेल्प यू टू शेप योर करियर इफ यू डू द बैचलरेट डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एज वेल एज द पीजी ऑल्सो. ठीक है. नाउ कमिंग टू द अदर इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन जो कि आपको 12th के बाद ओपन रहेगा, दैट मीन्स टूर्स एंड ट्रैवल्स. टूर्स एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की अगर बात कर दे तो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स लव टू ट्रैवल. खुद तो जाते ही है और दूसरों को भी साथ में लेके जाना प्रेफर करते बिकॉज दे कैन मैनेज मनी ऑल्सो, दे कैन मैनेज टाइम ऑल्सो, they can manage accommodation also and they can manage their food also. समझ में आ रही है बात? तो अगर ऐसा कोई बंदा है जिसमें इतनी सारी स्किल्स है तो उसमें तो टूर्स एंड ट्रैवल मैनेजमेंट जरूर अपना करियर ऑप्शन देखना चाहिए, चूज करना चाहिए. इट विल ऑलवेज हेल्प हिम टू गो इनटू द होटल मैनेजमेंट कंसेप्ट ऑल्सो एज वेल एज द टूर्स एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट कंसेप्ट ऑल्सो. ये दोनों का स्टडी उसमें उसको मिल जाएगा. ठीक है. अब बात करेंगे इसके ड्यूरेशन की. तो ड्यूरेशन कैसा है? सेम है बिल्कुल होटल मैनेजमेंट की तरह. यू कैन हैव 3 years ऑफ अ बैचलर डिग्री और बाद में 2 साल का मास्टर्स डिग्री, मतलब 5 साल में पूरा टूर्स एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट का स्टडी आपका हो जाता है, इंक्लूडिंग यू हैव अ 1 year डिप्लोमा कोर्स इन दैट ऑल्सो. अब 1 साल का डिप्लोमा क्यों रखा है? वेरी इजी. कोई बच्चा होटल मैनेजमेंट के साथ साथ टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी अगर डिप्लोमा कोर्स कर लेगा तो उसका दोनों इसमें फायदा होगा. ठीक है. अब इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है?
टूर्स और ट्रैवल्स है मतलब यू नीड टू नो द मैनेजमेंट विच इज रिलेटेड टू द क्रूज। क्रूज समझ में आता है? क्रूज जो शिप्स होते हैं, टाइटैनिक देखे हो ना, बड़ी सी शिप होती है, उसमें एक सिटी जैसा पूरा लोकेशन क्रिएट किया होता है, वो तो एक क्रिएशन है, बट एक्चुअली में वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ अ क्रूज जिसमें हमको बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडिंग चीजें होती है लोगों को देने के लिए। वो सारी सर्विसेज आप कहाँ कहाँ सीखोगे? इन द टूर्स एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, राइट? इंसान ट्रैवल करना कभी नहीं छोड़ता, इंसान होटेलिंग करना कभी नहीं छोड़ता। ये दो ऐसी सर्विसेज है जो इंसान को लेजर देती है, लेजर टाइम स्पेंड करने में मदद करती है, और ये दोनों चीजें एज अ सर्विस आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो और आप अपना करियर ऑप्शन बना सकते हो। ठीक है? एयरलाइंस की अगर मैं बात करती हूँ तो एयरलाइंस इज अ पार्ट ऑफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, बट इसका एक अलग मैनेजमेंट एरिया भी पाया गया है, क्योंकि ये भी कंसेप्ट थोड़ा सा वाइडर है जो कि आज के डेट में प्रिवेलिंग है। ये दोनों चीजें ऐसी उठाई है जो प्रिवेलिंग है। ठीक है? होटल मैनेजमेंट एंड टूर्स एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स के स्पेशलाइजेशन में अगर मैं एयरलाइंस लेती हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक अलग डिपार्टमेंट आ जाता है, दैट मीन्स एविएशन मैनेजमेंट। एविएशन मैनेजमेंट मुझे हेल्प आउट करेगा ये जानने के लिए कि एयरलाइंस इंडस्ट्री में व्हाट काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट स्टडी आई एम हैविंग। वहां ऐसे कितने सेक्शंस हैं जहां पे हमें लोगों की आवश्यकता है और हमें लोगों को मैनेज करना होता है। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स में एयरलाइंस आ गया, क्रूज आ गया, एंड द एंट्रेंस जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया अप्रैल महीने में होती है, साल में एक बार। यहाँ पे मंथ डिसाइड नहीं है, बट जो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज है, ऑटोनॉमस मतलब समझ में आया, जैसे अपने नागपुर में रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है जो अपनी खुद की एक यूनिवर्सिटी चलाती है फॉर द MBA, उसी की तरह कुछ ऐसे ऑटोनॉमस कॉलेजेस है जो ये कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। ठीक है? अपन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का बहुत बार नाम सुनते हैं, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कंडक्ट दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स, कंडक्ट दीज काइंड ऑफ कोर्सेज इन देयर यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी। ठीक है? अब बात करेंगे एविएशन इंडस्ट्री की। एविएशन, एरोप्लेन का मैनेजमेंट। सिर्फ एरोप्लेन चलाना इज नॉट एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री इज अ वेरी वाइडर कंसेप्ट जिसमें आप एयरपोर्ट जाने से लेके दूसरी जगह के एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक का पूरा मैनेजमेंट वहां कवर किया जाता है। अब वहां कवर करने के लिए यू नीड अ डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं। अपन एयरपोर्ट पे जाते ग्राउंड लेवल का स्टाफ होता है वेलकम करने के लिए, हमारे टिकट्स, हमारे लगेज को बराबर से चेक करने के लिए, और हमें फ्लाइट में बोर्ड करवाता है, हमें फ्लाइट के अंदर घुसाता है। ये हो गया पहला लेवल। दूसरा लेवल है फ्लाइट के अंदर जाने के बाद हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, प्यार से हंसने वाले सुंदर सुंदर एयर होस्टेस और सुंदर सुंदर फ्लाइट स्टीवर्ड्स हमारा स्वागत करते हैं। दैट इज अ पार्ट 2 ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री। पार्ट 3 is a journey which we are doing in the aeroplane from reaching one particular place to another place। बराबर? तो आपकी जर्नी अच्छी हो इसके लिए जो मैनेजमेंट रहेगा दैट विल बी द पार्ट 3 मैनेजमेंट, और पार्ट 4 रहेगा आपका वहां से बाहर निकलते का समय, मतलब जो आप ग्राउंड स्टाफ उधर देख रहे थे पहले चढ़ते समय देखे, वही ग्राउंड स्टाफ आपको दूसरी जगह पर भी मिलेगा। मतलब 4 पार्ट हो गए। एविएशन इंडस्ट्री छोटी हो गई क्या? नहीं, मतलब जितने पैसेंजर्स रहेंगे रोज के आने जाने वाले, उन सबका मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। अभी कोविड-19 चल रहा था, फ्लाइट्स बंद थी, लेकिन फ्लाइट्स अभी जब शुरू किया, जब बाहर के देश वाले लोग वापस अपने अपने होम टाउन्स में जा रहे थे, तो सबसे बड़ा काम इन लोगों ने किया है, सबसे ज्यादा काम इन लोगों ने किया है, because they need to maintain the sanitization also and they need to maintain the security of the people also। तो बात करेंगे यहाँ करियर ऑप्शन की। तो भाई इसमें करियर ऑप्शन कैसा है? देखिए गाइस,
You again have a duration of 3 years in the bachelor degree in aviation management, जो कि आप 12th के बाद आराम से अप्लाई कर सकते हो. एक बार आपकी बैचलर डिग्री हो जाती है, यू कैन गो फॉर द मास्टर्स ऑफ 2 years. और अगर आपको कम ड्यूरेशन चाहिए तो 1 year का डिप्लोमा कोर्स भी होता है. अब ये डिप्लोमा कोर्सेस एविएशन इंडस्ट्री में भी होता है और काफी बार फॉर द एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड ट्रेनिंग के लिए भी होता है. वी हैव अ गुड एग्जांपल, फ्रैंकफिन इंडिया. फ्रैंकफिन इंडिया हमें बताता है कि दे आर जनरेटिंग एन नंबर्स ऑफ एयर होस्टेस एंड फ्लाइट स्टीवर्ड्स फॉर द एविएशन इंडस्ट्री. ठीक है, तो भाई डिपेंड करेगा आप ड्यूरेशन कैसे ले रहे हो. तो ड्यूरेशन तो हमें क्लियर हो गया. बात करेंगे स्पेशलाइजेशन की, तो एविएशन में यू हैव 3 to 4 स्पेशलाइजेशन. एक तो मैंने बताया ग्राउंड स्टाफ, जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हो तो जो ग्राउंड लेवल पे लोग होते हैं उनका. दूसरा है केबिन क्रू. केबिन क्रू जो लोग आपका स्वागत करते हैं फ्लाइट में वो. देन यू हैव अ फ्लाइट स्टीवर्ड्स. फ्लाइट स्टीवर्ड्स आर द पीपल हु कीप द कनेक्शंस बिटवीन द पायलट का काम. एरोप्लेन जो बंदा चलाता है, पायलट का केबिन अलग होता है, तो वो केबिन का मैनेजमेंट, पैसेंजर्स का मैनेजमेंट और किचन का मैनेजमेंट पूरी तरीके से ये क्या करेगा, बांध के रखेगा. तो फ्लाइट स्टीवर्ड्स एंड द किचन मैनेजमेंट. किचन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि फ्लाइट में भले ही आप 1 घंटे के लिए भी ट्रैवल करते हो ना, फिर भी तुमको कुछ ना कुछ चढ़ने के लिए चाहिए रहता है. और अगर आपने उसको टिकट में एड ऑन किया रहेगा, चढ़ने का एक्सपेंस आपने अगर टिकट में एड ऑन किया है, तो वो बंदा डेफिनेटली उस सर्विस को अप्लाई करेगा, सर्विस का उपयोग करेगा. तो सर्विस का उपयोग करेगा मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, किचन मैनेजमेंट देखना पड़ेगा. चीजें है या नहीं, आज का मेन्यू क्या है, आज कितने पैसेंजर्स हैं, सबको बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं हुआ, प्रॉपरली सैनिटाइजेशन है क्या नहीं है क्या, प्रॉपर उनको सेवा मिल रही है या नहीं, ये सब चीजें हम कहाँ देखेंगे, किचन मैनेजमेंट में देखेंगे. ठीक है, सो एविएशन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ दीज 4 स्पेशलाइजेशन. जिसको भी जहां पर भी इंटरेस्ट है वो बंदा इधर जा सकता है. एंट्रेंस एग्जाम एज पर द ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी. इसके भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज होते हैं जो अपनी एग्जाम्स खुद ये लोग कंडक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये बात तो हो गई 3 ऐसे सर्विसेज की. अब सर्विसेज मतलब क्या, अपन जो सर्व करें, ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट, इंटेंजिबल चीज है जो कभी दिखती नहीं है, लेकिन बंदा उसको ऑब्जर्व करता है, समझता है और वापस उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा. आई अगेन रिपीट दिस थिंग. ये 3 सेक्शंस ऐसे हैं गाइस कि बंदा अपने इंटरेस्ट को जाने, अपने क्वालिटीज को जाने और बाद में ही यहाँ पे घुसे. क्योंकि जो इंटरेस्ट है उसी को आप प्रोफेशन बनाओगे तो वो हमेशा आपके लिए अच्छे ऑप्शंस ओपन रखेगा और आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा. ठीक है, तो ये 3 जो है ये एक बेसिक लाइन को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स अतिथि देवो भव, विच मीन्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. ये एक ऐसा मैनेजमेंट कंसेप्ट है जो इन तीनों को मिला के बनाया गया है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. और हम जब ये काम करते हैं तो हॉस्पिटैलिटी आती है उसमें. ओके, बात करेंगे अदर 2 सेक्शंस विच आर नॉट रिलेटेड टू द हॉस्पिटैलिटी गाइस, बट वो भी आज के डेट में बच्चे एज अ करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं. राइट, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग में मुझे इंटरेस्ट है तो भाई मैं बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही हूँ. तो instead of going for a plain BBA, you can have interiors as your career option, जिसमें आप डिग्री कोर्स कर सकते हो और उससे जुड़ा हुआ मैनेजमेंट भी सीख सकते हो. सुंदर सुंदर घर बनाने का भी एक मैनेजमेंट ट्रिक होता है, टेक्निक होता है, तो वो सीखना भी एक तरीके से जरूरी है, जो कि हम कहाँ सीखेंगे, डिजाइन मैनेजमेंट में. Other than graduation of Bachelor in Fine Arts, we have Bachelor degree in Design Management also, right? बाहुबली मूवी देखते हैं, देन यू सी स्पेशल इफेक्ट्स इन छोटा भीम, जो शेर को मारता है, कूदता है, लड्डू हवे में से आता है. सो दीज आर समथिंग विच इज क्रिएटिव, राइट? तो ऐसे क्रिएटिव कोर्सेज के भी मैनेजमेंट स्ट्रीम्स होते हैं जहां पे आपको सिखाया जाता है कि ये सब चीजें आपको कैसे करनी है. तो डिजाइन के लिए बेसिकली वी हैव 2 ऑप्शंस, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अगेन आफ्टर 12th,
एंड बैचलर इन डिज़ाइन मैनेजमेंट अगेन आफ्टर 12th। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या सीखोगे, जिसको जैसा इंटरेस्ट है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जा सकता है। एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्पेशल इफेक्ट्स कोर्स, देन यू हैव इंटीरियर एंड फैशन। फैशन मूवी देखते हो, वो रैंप वॉक वगैरह करते, सिर्फ वही नहीं होता, रैंप वॉक से भी जो लोग फैशन शो ऑर्गेनाइज करते हैं, फैशन शो को पूरा मैनेज करते हैं, एडिटिंग होता है, म्यूजिक, लाइट्स, एक्शंस देखे जाते हैं, दैट द टोटल मैनेजमेंट भी एक तरीके का डिजाइनिंग होता है जो आपको डिजाइन मैनेजमेंट में सीखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने क्या क्या देखा, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के 3 पार्ट, होटल मैनेजमेंट, टूर्स एंड ट्रैवल्स एंड एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा 3 चीजों के अलावा है डिजाइन मैनेजमेंट, जहां पे आप इंटीरियर्स, फैशंस और एनिमेशन को एक्सप्लोर करोगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन में ये ट्रिमेंडस इंपॉर्टेंट माना गया है, और जो लोगों को लगता है कि मेरे पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैं दूसरों को अपनी बात मनवा सकता हूँ, मैं दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मेरे पास वो पर्सनालिटी है, मैं उसको डेवलप करना चाहता हूँ, लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, सो दीज आर मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन पीपल। ये लोग बने हैं इस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन के लिए। बात करना इज अ वेरी ट्रिमेंडस स्किल्स गाइस। आप अगर सामने वाले से बिना हेजिटेशन के अगर कम्युनिकेट कर सकते हो, इट मीन्स आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और आप कैसे हो, एक्सट्रोवर्ट हो, जहां पे आप अपनी बात सामने वाले तक पुट फोर्थ कर सकते हो। अगर ऐसे कुछ छोटे मोटे स्किल्स आप में है तो आपने उन स्किल्स को एक्सप्लोर करना चाहिए बाय टेकिंग मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। फिर यहाँ क्या क्या करियर ऑप्शन है, तो भाई जो लोग इंटरेस्टेड है एज ए न्यूज रिपोर्ट, वो लोग यहाँ जा सकते हैं। फिर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट जो होते हैं वो यहाँ जा सकते हैं, मतलब जगह जगह जाके न्यूज जमा करने वाले नहीं। काफी बार देखिए न्यूज चैनल वाले जो न्यूज रिपोर्टर्स, जो न्यूज रीडर्स होते हैं, वो देखो ग्राउंड स्टाफ के साथ घूमते रहते हैं, तो वो ग्राउंड स्टाफ को भी ये स्टडीज का होना बहुत जरूरी है। Getting what I mean to say? So after this broadcast journalist, अगर किसी को टीवी एंकर बनना है, किसी को रेडियो जॉकी बनना है, किसी को न्यूज रीडर बनना है, तो वो ये काम कर सकता है। तो फिर उसके लिए ये करियर अपॉर्चुनिटी एकदम सही है। इफ समवन वांट टू बी अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर मतलब क्या, कंपनी से जुड़े हुए जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने का काम ये बंदा बहुत अच्छे से कर सकता है। दैट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर। ही विल ऑलवेज रिप्रेजेंट कंपनी टू द आउटसाइडर्स, ही इज अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर। देन यू हैव अ स्क्रिप्ट राइटर। थोड़ा सा फिर अभी सिनेमा लाइन में चला जाएगा। सिनेमा में सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं होता, पूरी पिक्चर बनाने के पीछे डायरेक्टर, हीरो और हीरोइन के अलावा भी लोग होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, विच आर बट द स्क्रिप्ट राइटर्स, एडिटर्स, स्क्रीन प्लेज, राइट, लाइट मैनेजमेंट वाला, साउंड मैनेजमेंट वाला, दीज आर ऑल मास मीडिया कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, जहां पे आपको ये सब सीखने को मिलता है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द PR मैनेजर मीन्स पब्लिक रिलेशन मैनेजर। पब्लिक रिलेशन मैनेजर मतलब जो पब्लिक को कंपनी के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़े रखता है, उसके पास पब्लिक से बात करने का स्किल्स होना चाहिए, कैसे बात करनी है, कौन सा मीडिया इस्तेमाल करनी है, ऑल दीज थिंग्स कम इनटू दिस करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब सिर्फ BBA और MBA करने से बेटर है आप इन सब चीजों में भी अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फुलफिल कर सकते हो, राइट। देन ये जब 5 आपके पास करियर ऑप्शन है, ये सबसे जरूरी बात है, ये मत सोचिए कि इसको स्कोप नहीं है। किसी भी पढ़ाई का स्कोप आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप में अगर उसको एक्सप्लोर करने की शक्ति है तो स्कोप हमेशा वाइडर रहेगा, आप अगर उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते तो स्कोप हमेशा नैरो रहेगा। तो यू शुड नो योर हिडन क्वालिटीज एंड देन एक्सप्लोर अकॉर्डिंग टू दीज स्ट्रीम्स, तो फिर वो काम का है।
ठीक है। आई होप आज का हमारा ये कॉन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इन केस इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेरी पुट कीजिए। वी विल हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। और अभी हम बात करेंगे कुछ और कोर्सेज की जो कि प्राची पालीवाल मैम आपको गाइड करेंगे। मैं आपसे विदा लेती हूँ गाइज। अपने कमेंट, अपने जो क्वेरीज है प्लीज कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, सो प्राची पालीवाल दिस साइड। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिसको लेकर मेरे 10वीं के बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हैं। जो बच्चे 10th क्लियर्ड हैं उन लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चिंता मत करो, मैं आपके ये कंफ्यूजन को दूर करने यहाँ पे आ गई हूँ। सो वी विल टॉक अबाउट सम कोर्सेज, सम प्रोफेशनल कोर्सेज, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे ऑप्ट करना चाहिए, उसमें क्या है। मुझे पता है राजा आप लोग बहुत टेंशन में हैं, कंफ्यूजन में हैं, तो प्राची मैम आ गई है आपका कंफ्यूजन दूर करने। जैसे कि मुझे पता है आपने अभी ताराचंद सर और केतकी मैम से तो आप लोग मिल ही चुके हैं और उन्होंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो बचे हुए कुछ डाउट्स जो है रिगार्डिंग टू लॉ एंड सीएस मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्यूरियस होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, जिन्हें जल्दी जल्दी सब डिसाइड करना होता है कि हमने तो 10th क्लियर कर लिया है, ओ माय गॉड नाउ आई हैव टू चूज माय करियर, ये करूँ कि वो करूँ कि वो करूँ। शांति राजा, सब पढ़ेंगे, सब सुनेंगे, सब पता करेंगे शांति से, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को लॉ में, प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत इंटरेस्ट होता है, पर दिक्कत ये होती है कि जानकारी नहीं होती। क्योंकि मैम अभी तक तो हम स्कूल गोइंग बच्चे थे, यूनिफॉर्म पहन के चोटी करके स्कूल जाते थे। तो कोई बात नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको लॉ में अपना करियर बनाना है, प्रोफेशनल कोर्सेज में अपना करियर बनाना है, तो उसमें एंट्री कैसे मिलेगी, क्या करना पड़ता है, कहाँ से जाना पड़ता है, उसका मतलब क्या होता है, उसमें करियर क्या है, सब बातें आपको प्राची मैम बताएगी, ठीक है। वन बाय वन चलते हैं हम लोग। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को लॉ में करियर बनाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, जिन लोगों को लीगल डिपार्टमेंट में, लॉ में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। भले ही कुछ सुना नहीं हो, पता नहीं हो, लेकिन एक माइंड में होता है कि हमें लॉ करना है, लेकिन हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो चलिए डियर, हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको लॉ परस्यू करना है तो उसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्या क्या है। चलिए, अब सबसे पहले लॉ मतलब क्या, LLB, बैचलर्स ऑफ लॉ, LLB, ठीक है। ये एक डिग्री है, प्रोफेशनल यूनिवर्सिफाइड डिग्री है, ठीक है। अब ये दो तरीके से होता है, एक 5 इयर्स लॉ होता है, एक 3 इयर्स लॉ होता है, ठीक है। अब 5 इयर्स लॉ कब परस्यू करना है, 3 इयर्स लॉ कब परस्यू करना है, ये वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। क्या बोला मैंने, ये एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिफाइड डिग्री है, ठीक है। अब वन बाय वन सबसे पहले 5 इयर्स लॉ की तरफ चलते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है बेटा 10th के बाद, कि अगर आपको 5 इयर्स लॉ के अंदर एंट्री मारनी है तो आफ्टर 10th ही, 11th से ही आप लोगों को इसके एंट्रेंस की तैयारी करना पड़ता है। क्योंकि लॉ में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस का देना बहुत आवश्यक है, कंपल्सरी एंट्रेंस होता है, ठीक है। अब 5 इयर्स लॉ, अगर आफ्टर 12th आपको 5 इयर्स लॉ मिलेगा, और जैसे ही आप 12th क्लियर करेंगे, अगर आपको 5 इयर्स लॉ में जाना है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो दो तरीके की एंट्रेंस होती है, एक होता है क्लैट और एक होता है MHCET, ठीक है। आप दो तरीके से, दो एंट्रेंस होती है, एक होता है क्लैट, एक होता है MHCET। अब अगर आप क्लैट देते हैं तो क्लैट नेशनल लेवल एंट्रेंस है। क्या बोला मैंने, अगर आप क्लैट देते हैं तो क्लैट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस, जो कि एक 12th अपीयर्ड बच्चा देता है, और उसके लिए उसको 11th से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोगों को 5 इयर्स LLB करना है आफ्टर 12th, उन लोगों को अभी से ही राजा तैयारी करनी शुरू करनी है क्लैट के लिए, नेशनल लेवल। नेशनल लेवल एंट्रेंस का मतलब क्या होता है कि क्लैट अगर आपने दे दिया तो आप इंडिया के कोई भी कॉलेज, लॉ कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अब वो जो एंट्रेंस होती है, देखिए आप 12th में गए, फेब में आपके 12th के पेपर हुए, बराबर। अब इसका जो एंट्रेंस है वो कब आता है, मई में आता है। जैसे ही आपने 12th के पेपर दे दिए तो मई में इसका एंट्रेंस होता है क्लैट का। तो
तो क्या 2 महीने में तैयारी करके दे दोगे क्या? नहीं मैम, अरे गड़बड़ हो गई। सो 11 से ही आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हैं। जनवरी में इसका फॉर्म ओपन होता है, तो वो फॉर्म आपको भरना पड़ता है और फिर उसके बाद मई में इसकी क्या होती है, एग्जाम होती है। तो मैम रिजल्ट तो आता नहीं 12th का, आप अपीयर्ड तो है ना, बाद में जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा आप उसको क्या कर दीजिएगा, अपने मार्कशीट को अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू आप अपीयर्ड हैं, लेकिन पास होने के बाद आप प्रॉपरली क्या है, एलिजिबल हैं। समझ में आया? ये क्या बता दिया मैंने आपको, क्लैट इज नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, 12th अपीयर्ड दे सकता है। फिर उसके बाद ये एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम होता है 200 मार्क्स का। इसमें सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, ऐसे करके ये 200 मार्क्स का पूरा सेटअप होता है, ठीक है। और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होती है, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्लैट का इंफॉर्मेशन। और एक और बात मैं आपको बता दूं, क्लैट सिर्फ 5 इयर्स लॉ एग्जाम के लिए ही होता है, सिर्फ 5 ईयर डिग्री के लिए क्लैट है। जो भी क्लैट देता है उसको 5 साल का लॉ करना होता है। अब आता है MHCET लॉ। जिन लोगों को स्टेट लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक है, क्लैट नहीं देना है पर स्टेट लेवल पे देना है, नहीं देते, बहुत से लोग नहीं हो पाता उतना प्रिपरेशन, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये दोनों ऑप्शन 5 इयर्स के लिए खुले हैं। मैं क्लैट दे के भी 5 इयर्स LLB कर सकती हूँ, मैं MHCET दे के भी 5 इयर्स LLB कर सकती हूँ, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, क्लैट नेशनल लेवल है, MHCET स्टेट लेवल है। मतलब ये MHCET जो है ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है, और वहां पे मतलब आप महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब उसके लिए वापस से MHCET लॉ इज स्टेट लेवल, 12th अपीयर्ड होने चाहिए। ये भी MCQ पैटर्न एग्जाम होता है 150 मार्क्स के लिए, और सब्जेक्ट ऑलमोस्ट क्लैट के और इसके सिमिलर ही होते, सेम लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, वन ऑल एंड ऑल, ठीक है। ये तो हो गया आपका 5 इयर्स लॉ के बारे में। अब आता है जिन लोगों को 3 इयर्स लॉ करना है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं 3 इयर्स लॉ के लिए कौन एलिजिबल है। 3 इयर्स लॉ के लिए ग्रेजुएट एलिजिबल है। हालांकि ये वाली इंफॉर्मेशन अभी आपके लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए क्लैट और MHCET 5 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको उसके लिए 11 से ही प्रिपेयर करना होता है, चाहे आप MHCET लॉ 5 इयर्स दो, चाहे आप क्लैट 5 इयर्स दो। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ कि 3 साल का भी LLB होता है, ठीक है। 3 साल के LLB के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप BCom हो, BBA हो, BCCA हो, और आपको सडनली माइंड में आ गया कि यार मुझे तो लॉ भी करना है, मेरे को तो एडवोकेट बनने की धुन सवार हो गई है, हाँ तो ठीक है ना, लेकिन MHCET 3 इयर्स एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। स्टेट लेवल होता है ये, हर स्टेट का अपना अपना होता है। तो महाराष्ट्र के लिए क्या है, MHCET। मैम क्लैट नहीं दे सकते क्या 3 इयर्स के लिए? नहीं, क्लैट सिर्फ 5 इयर्स एग्जाम्स को, प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है। ये स्टेट लेवल हो गया। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है MHCET 3 इयर्स के लिए? यू शुड बी अ ग्रेजुएट। उसके बाद MCQ का, ये भी MCQ पैटर्न पेपर होता है 150 मार्क्स के लिए। अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैम 3 इयर्स और 5 इयर्स LLB में क्या फर्क है, तो बेटा जब आपको LLB करना ही था, आपको लॉ करना ही था, तो आप सीधा सीधा 5 इयर्स में करते ना। जो ग्रेजुएशन के लिए आपने यहाँ पे 6 साल लगा दिए, 3 साल BCom के और 3 साल LLB के, तो वही आपका 5 साल में यहाँ पे आपको आपकी पूरी डिग्री मिल रही थी। तो 3 इयर्स वाले में आपका 1 साल एक्स्ट्रा जाता है पढ़ाई के लिए, ये फर्क है। होप सो आपको ये करियर ये पूरा एंट्रेंस कंटेंट समझ में आया हो। आपको ध्यान देना है इस पे, क्लैट पे और MHCET 5 इयर्स वाले पे, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन अभी से लगती है। अब मैम ये सब तो आपने बता दिया, ये सारा तो पढ़ाई से रिलेटेड नॉलेज है, लेकिन हमको ये पता करना है कि ये डिग्री अगर हमने ले ली तो हमारी पोजीशन क्या होगी, पोस्ट क्या होगी, और हम क्या बनेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको इंटरेस्ट इसी में है कि हमारा करियर कैसा होगा, हम कौन सी पोजीशन पे पहुंचेंगे, क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे लिए खुलेंगे, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। एट लास्ट हमारा मोटिव यही होता है। तो अगर आप लॉ डिग्री में परस्यू करते हैं ना राजा, तो आपके लिए इतने सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, जो कि मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आप जज बन सकते हैं, ऑर्डर, कितना मजा आता है वो करने में, और कितनी एक डिग्निफाइड डिग्री होती है बीइंग अ जज ऑफ अ स्टेट या एनी कोर्ट, बीइंग अ जज ऑफ एनी कोर्ट, इट्स अ वेरी डिग्निफाइड डिग्री, एक अलग ही रिस्पेक्ट होता है।
फिर उसके बाद एडवोकेट, यस यू कैन बी एडवोकेट, आप एक एडवोकेट बन सकते हैं, आप किसी के अगेंस्ट में, किसी के फेवर में आप फाइट कर सकते हैं, आप केस लड़ सकते हैं। लीगल एडवाइजर, जैसे एक जो वो होता है, एक लॉयर होता है जो लॉ पढ़ता है, उसको लॉ के बारे में पूरी नॉलेज होती है रिगार्डिंग टू एनी काइंड ऑफ लॉ, एवरी काइंड ऑफ लॉ उसको क्या होता है, बहुत नॉलेज होता है, तो वो किसी को लीगली एडवाइस भी कर सकता है चीज़ों को लेकर। फिर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से वो आता है रिप्रेजेंटेटिव। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी लीगल लॉ डिपार्टमेंट में वो क्या बन सकता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकता है। तो इतने सारे करियर ऑप्शंस है आपके पास। और एक बताना रह गया, टीचर, आप मेरे जैसे एक टीचर भी बन सकते हैं, लॉ एरिया में लॉ पढ़ा सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। मेरे जैसा शानदार टीचर अगर बनना है तो आपको ये लॉ की डिग्री पढ़नी ही पड़ेगी। चलिए, अब बैचलर ऑफ लॉ से रिलेटेड तो सारी बातें हो गई, अब चलते हैं एक और प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। बहुत ही एक डिग्रीफाइड कोर्स है अपने आप में, इसकी आइडेंटिटी बहुत अच्छी है, खासकर कि लोग इसको प्रोफेशनल कोर्स के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। आता है आपके सामने कंपनी सेक्रेटरी, इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स conducted by ICSI, Institute of Company Secretaries of India, ठीक है। ICSI इज अ पार्लियामेंट्री बॉडी जो स्टैट्यूटरी एक्ट के जरिए बनाई गई है, ठीक है, समझ में आया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट ने क्या करा है, पास किया है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स कंडक्ट करता है नेशनल लेवल पे, ठीक है, समझ में आया। अब इस CS कोर्स में अगर आपको एंटर होना है तो आप एवं ही जाके दरवाजा खोल के एंटर नहीं हो सकते, इसके लिए भी आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है। उस एंट्रेंस का नाम है CSEET, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। और ये एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं आफ्टर 12th। आप अगर 12th अपीयर्ड हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के इसमें क्या हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। इसकी एग्जाम भी साल में 4 बार होती है। ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको फिलहाल नहीं दूंगी क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है, फालतू आपको बोर क्यों करना, ठीक है, समझ में आया। जितना आपके लिए अभी रिलेवेंट है कोर्स के बारे में जानने के लिए उतना मैं आपको बता रही हूँ। तो CSET एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो कि एक 12th अपीयर्ड है, ठीक है। और आपको एक बात मैं बता दूं, सबसे पहले 12th अपीयर्ड तो है ही, वो दे सकता है, आफ्टर 12th आप ये कोर्स के अंदर परस्यू कर सकते हैं। लेकिन ये ET जो है वो हर किसी को देना है। अगर आपको CS में एंटर होना है तो आप ग्रेजुएट हो, आप 12th अपीयर्ड हो, आप CA अपीयर्ड हो, कुछ भी हो, आपको CS में जाने के लिए ET का टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब आप मुझे पूछेंगे कि मैम CS मतलब क्या, वाई CS, व्हाट इज CS, क्यों करना है, क्या मतलब है इसका। सबसे पहले जैसे ऑडिट करने के लिए CA होता है, केस लड़ने के लिए लॉयर होता है, इलाज करने के लिए डॉक्टर होता है, वैसे ही लीगल मैटर्स को हैंडल करने के लिए CS होता है। सो CS इज देयर ऑलवेज टू हैंडल योर लीगल मैटर्स। कंपनी के अंदर हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को देखना, टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स को देखना, लॉ रिलेटेड मैटर्स को देखना, कंपनी के अंदर एक लीगल एडवाइजर बनना, ये सारे काम CS के होते हैं। अपने आप में एक पोस्ट होती है राजा, एक पोजीशन होती है। CS अपने आप में एक करियर है, अपने आप में एक पोस्ट है, अपने आप में एक पोजीशन है। समझ में आई आपको। फिर उसके बाद CSET आपने दे दिया तो अब आपके पास 2 लेवल होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव लेवल, एक होता है प्रोफेशनल लेवल, ठीक है। ये 2 लेवल क्लियर करने के बाद ही आप CS बनते हैं। और जब आप CS बन गए हैं तो आपके लिए इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपने जैसे ही एग्जाम क्लियर कर लिया अपना CS आप बन गए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, आर्टिकलशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। डिपेंड करता है कि आपको आफ्टर EET करना है या आपको आफ्टर एग्जीक्यूटिव करना है या आपको आफ्टर प्रोफेशनल करना है, ड्यूरेशन उसका अलग अलग होता है। अंडर एक CS आपको आर्टिकलशिप करनी होती है, तभी ही प्रॉपर डिग्री आपके पास आती है। अब जैसे ही आप CS बन गए तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल गए। या तो आप खुद का ऑफिस खोल लीजिए, बढ़िया प्रैक्टिस करिए आराम से, कंपनी फॉर्मेशन करिए, बैठ के लीगल मैटर सॉल्व करिए कंपनी के। या तो आप एम्प्लॉयमेंट में चले जाइए किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में,
वहाँ पे CS बन जाइए, या तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, एंड द लास्ट वन वापस से मेरे ही जैसे एक टीचर बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? सो होप सो आपको CS के बारे में भी अपनी तरफ से मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको उसके आर्टिकलशिप के बारे में भी बता ही दिया है, करियर ऑप्शंस भी बता ही दिए कि लीगली आप कैसे काम करते हैं। होप सो रिगार्डिंग ऑल दिस लॉ एंड CS आपको मेरी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड आई विल वेरी मच हैप्पी टू क्लियर योर डाउट। प्लीज स्टूडेंट्स डोंट हेजिटेट टू आस्क मी योर डाउट, आप बिल्कुल पूछिए। आपको हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो एंड चैनल गाइस। अब नेक्स्ट आगे और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं ताराचंद सर को बुलाना चाहूंगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से प्रोफेसर ताराचंद निमजे आपके सामने। मैंने और मेरे टीम ने जो सेमिनार कॉमर्स के लिए कंडक्ट किया, हमारी टीम खास करके बिलोंग करती है गंधेश कॉमर्स क्लासेस के वर्धमान नगर ब्रांच से। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और इसी आशा के साथ आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ थैंक यू, टाटा, बाय बाय।